हेलो गाइज, ट्रिनिटी आइस क्लास में आप लोग का स्वागत है। टीवाई की सीरीज जो चल रही थी यूपीएससी की, उसकी एनालिसिस जो चल रही है उसकी अगली कड़ी है। आज पढ़ाएंगे भारत में प्रेस का विकास। प्रेस का विकास कैसे हुआ, क्या क्या नियम आए, क्या नियम चेंजेस किए गए, इसके बारे में जो क्वेश्चन है और साथ में कुछ एनालिसिस भी करेंगे। एनालिसिस इसलिए की जाती है कि इस कला में कोई प्रश्न पूछ दे आपसे, टीवाई की सीरीज कला में कोई प्रश्न पूछ दे तो एनालिसिस रहेगा, तैयार रहेगा, वीडियो देखे रहेंगे तो प्रश्न आएगा तो आसानी से टेकल कर। चलिए, बातें तो होती रहेगी, पहले हम चलते हैं क्या क्लास पे चलते हैं। क्या है भारत में प्रेस का विकास, प्रिंटिंग प्रेस। चलिए, क्या अच्छा ऐड लगा हुआ है, ट्रिनिटी आइस क्लासेज का ऐड लगा हुआ है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का क्रैश कोर्स चल रहा है। 50 डे का प्रोग्राम है टोटल। क्रैश कोर्स है, 5 आवर क्लासेज है, डेली क्यूज है, टेस्ट असेसमेंट होगा। यूपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। साथ में 1 to 1 जो किया जाता है 1 to 1 भी कराया जाएगा। फी है इसका 25,000 रुपया, डिस्काउंट मिल रहा है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप बाकी जो है नंबर दिए गए हैं, बाकी के लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे और वहाँ पे नंबर डले तो आप मैनेजमेंट से बात करके पूछ लेंगे क्या है फी, क्या नहीं है और क्या क्या कोर्स का क्या क्या संभावना है। आइए प्रश्न पे आते हैं। पहले हम प्रश्न है ये कि निम्नलिखित में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया। निम्नलिखित में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया? Who among the following repealed the vernacular press act? किसने? सबसे पहले तो जानेंगे कि भाई प्रेस का विकास शुरू कर रहे हैं, प्रेस के विकास के बारे में बता दें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बताएंगे आपको। तो आते हैं प्रेस का विकास पे। कि प्रेस का विकास भारत में कब से शुरू? प्रेस का भारत में प्रेस सबसे पहले कौन लेके आया? नहीं, समाचार पत्र छपेंगे कैसे, प्रेस में छपेंगे तो कौन लेके आया? वो कौन सा व्यक्ति था, कौन सा व्यक्तित्व था, या कौन सी कंपनी थी, कौन सा आदमी था, वो बताएं। भारत में समाचार पत्रों के विकास में सबसे अधिक योगदान दिया पुर्तगालियों ने। कौन? पुर्तगीज। पहली कंपनी पुर्तगीज थी, पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले योगदान दिया समाचार पत्र के विकास में। और उनके द्वारा ही क्या हुआ कि समाचार पत्र मुद्रालय प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी की गई। प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना जो है इनके द्वारा ही की गई। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना इनके द्वारा ही की गई। इसके अलावा कब की गई? तो गोवा में पादरियों ने, कब? गोवा में जो थे पादरियों ने गोवा में पादरियों ने कब प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था? 1570 में। 1557 में भारत में पहली पुस्तक छापी। कब? 1557 में पहली पुस्तक जो है भारत में छपी, पादरियों के द्वारा छपी। और 1684 ईस्वी में, ये पुर्तगीज की कंपनी, पुर्तगीज के जो पादरी थे वो, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई तो उसने भी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। तो 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है, मुद्रालय जो है स्थापित किया बम्बई। बम्बई में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था, प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। ये कुछ फैक्ट है, पूछे जाते हैं तो बता देते हैं आपको। और पहला समाचार पत्र कौन कब छपा? तो पहला समाचार पत्र जो छपा 1780 ईस्वी में। नाम सुने होंगे, ये पूछा जाता है अक्सर कि पहला समाचार पत्र भारत में कब छपा। तो जेम्स अगस्ट हिक्की, जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा कब? 1780 ईस्वी में पहला समाचार पत्र जो भारत में प्रकाशित किया गया था, जेम्स हिक्की द्वारा किया गया था। उसका नाम क्या था समाचार पत्र? ये नाम पूछा जाता है। तो द बंगाल गजट, द बंगाल गजट क्या था? द बंगाल गजट। यही थी प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र भारत में। और यही से शुरू होता है क्या? समाचार पत्र का विकास। इसके पहले मुद्रालय स्थापित किए, पुस्तक छपी,
अब भारतीय द्वारा भारत में जो समाचार पत्र छपे 1780 में जेम्स सिंह द्वारा किया गया समाचार पत्र छपा और पहली बार छपा और इसमें सरकार की पूरी भरपूर आलोचना की। सरकार कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, क्योंकि 1780 तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर चुकी थी। तो सरकार की मतलब क्या हुआ कि आलोचना भी की गई और उसके आलोचना के चलते और उसके व्यवहार के चलते ये बाद में प्रकाशन इसका बंद भी कर दिया, बंद भी कर दिया। तो ये है प्रेस का विकास। अब प्रश्न था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में जानकारी ले क्या था। अब प्रेस एक्ट जब आया, प्रेस में बहुत से सेंसरशिप आए, कंपनी द्वारा बहुत से नियम लाए गए। उसमें पहला जो नियम लाया था 1799 में लाया गया था, फिर 1823 में लाया गया था, 1835 में लाया गया था और 1857 में लाया गया था और 1878 में आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया क्या था वर्नाकुलर, और इस प्रेस एक्ट को बोलते हैं भारत में मुंह बंद करने वाला अधिनियम। भारतीय के इतिहास में समाचार पत्र के योगदान में रहा कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी था। ये कब आया? 1878 में आया। वर्नाकुलर प्रेस 1878 में आया। किसके समय आया था ये? तो कार्यकाल था लिट्टन का कार्यकाल। लिट्टन का कार्यकाल क्या था? देखा गया कि 57 के विद्रोह के बाद देशी समाचार पत्रों की भरमार सी लग गई, देशी समाचार पत्रों की भरमार सी लग गई, क्योंकि इसके पहले देशी समाचार पत्र के लिए कुछ नियम बनाए गए और सन 35 के अधिनियम के माध्यम से मैटकॉप जो है, जिसको प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, तो उसने कुछ लिबरल भावनाएं रखी। उसके बाद देशी समाचार पत्रों की पूरी भरमार, और देशी समाचार पत्र जब आ गए तो क्या करेंगे, कंपनी के खिलाफ ही 57 का विद्रोह हो चुका था और उसकी जो क्या भनक जो है क्या हो गई थी, भारत में लग गई थी, देश में राष्ट्रवाद की भावना फैल रही थी। तो देशी समाचार पत्र जो है जब वृद्धि हुई तो क्या करेंगे, सरकार की आलोचना। इस अप्रत्याशित वृद्धि से की आलोचना करते थे और सरकार की खुल के रचना करते थे। कुछ समाचार पत्र तो ऐसे थे जो कि किसके द्वारा, क्रांतिकारी द्वारा छापे थे, काल प्रांजप्य छापे गए थे, तो उसमें सरकार की खुल की आलोचना की जाती। उसी के कंट्रोल करने के लिए ये अधिनियम आया। कौन? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, यानी देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। इसको हिंदी में कहेंगे तो देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम भी कहा जाता है, अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, कौन लाया? लिट्टन के द्वारा लाया गया था। क्या था इसमें? इसमें नियम में क्या था? अब थोड़े नियम पे चर्चा कर लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम में क्या क्या एक्ट में क्या? इसमें कहा गया, इसमें जो कहा गया इस नियम के साथ, जिला दंड नायक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब को स्थानीय सरकार से आज्ञा से किसी भी भारतीय भाषा समाचार पत्र को आज्ञा देने का आदेश देते। कहा कि डीएम जो कहा, डीएम एक आदेश जारी करेगा, जिला दंड नायक, जो स्थानीय सरकार, जो लोकल बॉडीज होंगे, लोकल बॉडीज होंगे, स्थानीय सरकार होंगे, यदि आपको समाचार पत्र छापना है तो उनसे आज्ञा लेना पड़ेगा। और आज्ञा लेने के लिए आपको एक बॉन्ड साइन, एक बंधन पत्र साइन करना पड़ेगा, बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। आदेश लेने के लिए आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। और इसमें भी ये भी कहा गया कि बॉन्ड साइन में क्या होगा, इसमें स्पष्ट उल्लेखित होगा कि आप इसमें ऐसी कोई बात प्रकाशित नहीं करेंगे जो सरकार की आलोचना जिसमें हो रही है या सरकार के प्रति विरोध भावना जग रही है, जगाई जा रही है। यानी सरकार के प्रति कोई भी विरोधी भावनाओं के खिलाफ ये कानून था। तो सरकार के प्रति कोई भी विरोधी गतिविधियों के को छापेंगे नहीं, न विरोध करेंगे, न आलोचना करेंगे। इस बंधन पत्र में यही था। आदेश देने के बाद जब बंधन पत्र साइन करेंगे तो उसमें आप मेंशन करेंगे। बताइए कि देशी समाचार पत्र है, राष्ट्रवाद की भावना फैल रही थी और ऐसा आदेश आ गया
और उसमें एक आदेश में बंधन पत्र साइन कराया गया, बॉन्ड साइन कराया गया। इसमें कहा गया सरकार के प्रति कोई भी भावना, विरोधी भावना तत्व जो है नहीं छापा। इसके विषय, अच्छा इसके विषय में भी है, कंडीशन है कि जो स्थानीय सरकार से साइन करा लेंगे तो इसका जो निर्णय लेगा, इसके विषय में जो निर्णय मान्य होगा वो मजिस्ट्रेट साहब का होगा, डीएम साहब का। अंतिम निर्णय जो होगा, लास्ट निर्णय जो होगा वो डीएम का होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। ये भी कह दिया गया कि स्थानीय सरकार ठीक है साइन करा लिया, मगर लगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिला दंडायक को, कि इसमें कुछ आपत्तियां आ रही हैं अभी भी, तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? मजिस्ट्रेट साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। और इसी में पहली बार अंग्रेजी भाषा के पेपर और देसी भाषा के पेपर में भेद किया गया, इसलिए देसी भाषा अधिनियम भी कहा गया कि पेपरों में भेद कर दिया गया। भाई एक प्रकार से डिवाइडेशन कर दिया गया। अतः कहा गया कि जिला दंडायक जो होगा के निर्णय खिलाफ, अभी भी कहा गया कि दोनों में भेद होगा, अंग्रेजी को सर्वोपरि मान लिया गया, देसी भाषा को कम सर्वोपरि मान लिया। और इसमें भी कहा गया कि जब कोई भी आदेश आएगा, कोई भी आदेश साइन होगा और डीएम निर्णय ले लेगा, तो इस निर्णय के आगे आप कहीं अपील नहीं कर सकते हैं। मैं जिला दंडायक का निर्णय अंतिम होगा और इसके आगे कहीं अपील ही नहीं कर सकते हैं कि मेरे पेपर के प्रति रवैया जो है कंपनी की, वो क्या है, कंपनी नहीं, अब तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट आ चुकी थी, तो रवैया जो है वो क्या है, गलत तरीके से अपनाई जा रही, तो इसके खिलाफ कहीं भी आप उसमें खिलाफ अपील के प्रावधान नहीं किए गए। ये था, यानी एक प्रकार से देसी भाषा पेपर को रोकने का काम किया गया। इस एक के खिलाफ कौन कौन पेपर गए थे? तो सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ठक्का प्रकाश और जो है और सहचर, अनेक पत्र ने इनके खिलाफ अनेक मामले के दर्ज किए गए। सोम प्रकाश हिंदी पेपर था, सोम प्रकाश, ठाका प्रकाश, सहचर और भारत मिहिर जो थे, इनके पेपर जो थे, देसी भाषा के पेपर थे, इनके खिलाफ क्या कंप्लेन किया गया, विरोध दर्ज किया गया। और इसके विरोध मामले दर्ज किए गए कि ये जो है क्या करते हैं, ये सरकार के खिलाफ जो है चीजों को छापते हैं। इसी से बचने के लिए, बचने के लिए जो एक पेपर था, कौन? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो पेपर था, रातों रात अपना लैंग्वेज चेंज कर दिया और ये अंग्रेजी भाषा में छपना शुरू कर दिया, और ये कानून कब रद्द हुआ? तो लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, कब? इधर लिखते हैं, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये कानून रद्द हुआ कि भाई अब देसी भाषाओं को, इससे क्या होगा कि देसी भाषा पे कंट्रोल, देसी समाचार पत्र पे कंट्रोल। और इसीलिए 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में ये जो देसी भाषा जो अधिनियम था, समाचार पत्र अधिनियम था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, उसको रद्द किया, लिटिल साहब ने रद्द कर दिया। क्या? 1882 ईस्वी में इसको रद्द किया। ऐसा नहीं कि देसी भाषा समाचार पत्र जो है, ऐसे तो भाई इससे क्या होगा, भाषा का बढ़ावा ही नहीं मिलेगा, समाचार पत्र का बढ़ावा ही नहीं मिलेगा, सिर्फ अंग्रेजी को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए 82 में लॉर्ड रिपन साहब ने ये रद्द कर दिया। आइए प्रश्न पे आइए, तो किसके समय? तो लॉर्ड रिपन के समय ये रद्द कर दिया गया, लॉर्ड रिपन के समय रद्द कर दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में किसने अखबार सोम प्रकाश, अभी सोम प्रकाश की चर्चा किए थे, यही खिलाफ विरोध दर्ज की गई थी वर्नाकुलर प्रेस में, तो किसने शुरुआत की थी ये बताना है। सोम प्रकाश की शुरुआत किसने की थी? हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्ट द न्यूज़पेपर? सोम प्रकाश। वो कौन थे? तो दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा जो पत्रिका आई थी सत्यार्थ प्रकाश आई थी, सत्यार्थ प्रकाश जो है पत्रिका आई थी। राजा राम मोहन राय, मिरातुल अखबार, ये आए थे, मिरातुल अखबार आए थे, मिरातुल अखबार वेदांत जो था वो आए थे इनके द्वारा। और सुरेंद्र बनर्जी बंगाली पत्रिका छापे थे। तो बचे क्या? ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा सोम प्रकाश छापा गया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा। ये देखिए, निम्नलिखित में कौन सी पत्रिका अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित की गई थी?
अबुल कलाम आजाद द्वारा। तो अल हिलाल, कॉमरेड, द इंडियन सोशलिस्ट एंड जमींदार, which one of the following was adjourned brought out of the अबुल कलाम आजाद। तो उनके द्वारा अल हिलाल और अल बिलाल ये दो पत्रिकाएं छापी गई थी। इनके द्वारा, किनके द्वारा? ये अबुल कलाम आजाद द्वारा छापी गई थी, अल हिलाल और बिलाल। और कामरेड जो था मोहम्मद अली द्वारा छपे थे, मोहम्मद अली द्वारा कामरेड छपा था, मोहम्मद अली द्वारा छपा। चलिए, कभी पहले जो प्रश्न आते थे इसी तरह पत्रिकाएं पूछ ले जाते थे। अब जो आ रहे हैं नियम कानून आ रहे हैं, उस पर प्रश्न बनते हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन हिंदू महिला विद्यालय से सचिव के रूप में जुड़ा था, जिसे बाद में बैथुन महिला विद्यालय के रूप में जाना जाता है? ये प्रश्न शिक्षा के विकास में आना चाहिए था और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होना चाहिए था, मगर इसमें आ गया है। तो इस प्रश्न का जवाब देना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिसका जवाब। ठीक है, कमेंट करके जवाब बताइएगा आप लोग सब कोई। कमेंट करके जवाब बताइएगा। इसका आंसर भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ही होंगे। क्या होगा? इसका आंसर भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ही होगा। एक मिनट कॉल आ गया है, उसको मैं डिस्कनेक्ट करके उनको बोल दूं मैं क्लास ले रहा हूं। ठीक है, तो कौन था वो? तो वो भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ही थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी थे। द वाइटल विध्वंस अछूत लोगों को, द वाइटल विध्वंस अछूत लोगों को अपने लक्षित दर्शकों के रूप में शामिल करने वाली पहली मासिक पत्रिका द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये 2020 का प्रश्न है। वाइटल वाला जो प्रश्न है ये 2020 का प्रश्न है, किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी वाइटल वाला? ठीक है, यानी कहने का वह वाइटल विध्वंस द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल, यानी अछूतों के प्रति जो एक पत्रिका निकली थी, पीपुल एज द टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश बाय 2020 का प्रश्न है, देख लीजिए। तो ये किसके द्वारा की गई थी, कि कौन था ये छापने वाले, कौन थे? ये पूछा जा रहा है कि छापने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे गोपाल बाबा वलंकर। कौन? गोपाल बाबा वलंकर जो थे, इनकी मासिक पत्रिका एक निकली बाबा वलंकर द्वारा, जिनमें अछूतों के प्रति एक पत्रिका निकली कि उनके प्रति दया दृष्टि दिखाना, उनके प्रति जो सम्मान भाव है या उनकी जो समस्या है उसको छापने की बात की गई थी। देखिए, पत्रिकाएं पूछ जाती है। अब देखिए, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 के संदर्भ में, भारतीय प्रेस अधिनियम 10 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। विथ रेफरेंस टू द इंडियन प्रेस एक्ट 1910 विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्रेस अधिनियम जो बता रहे थे, प्रेस अधिनियम जब बता रहे थे तो हमने बताया था कि प्रेस अधिनियम 1799 से शुरू होता है, 1823, 1835, 1857 आपातकालीन, 1878, 1908 और 1910 ये प्रेस अधिनियम, फिर 1931 ये प्रेस अधिनियम आने का समय का। तो ये पूछ रहा है भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 कहानी पूछ रहा है। तो अब हम 1910 पे चर्चा करेंगे, 1910 पे, बाकी को मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं और 1910 पे चर्चा करते हैं। 1910 में जो प्रेस अधिनियम आया था 1910 में, उसमें क्या क्या प्रावधान थे ये जानिए। इसमें जो था प्रावधान, जो लिट्टन द्वारा जो अधिनियम लाया गया था उसी को फिर से पुनर्जीवित किया गया। और इसमें क्या कहा गया कि सरकार किसी भी व्यक्ति को यदि क्या करना है, प्रेस में पेपर छापना है, समाचार पत्र छापना है, तो प्रकाशक से पंजीकरण कराया जाता था। प्रकाशक से पंजीकरण कराया जाता था, पंजीकरण कराएंगे, प्रकाशक से पंजीकरण कराएंगे और पंजीकरण के लिए जमानत राशि रखेंगे। यदि कोई गतिविधि करेगा सरकार के खिलाफ तो जमानत राशि जब्त की जाएगी, जिसमें न्यूनतम राशि जो थी वो 500 थी और अधिकतम जो राशि थी वो 2000 रुपये थी। पंजीकरण करने के बाद
और जमानत जब्त कर दिया जाएगा। साथ ही सरकार जो थी इस अधिनियम के तहत पंजीकरण रद्द करने के साथ जमानत जब्त कर सकता है। यदि आप कोई भी गतिविधि छापेंगे सरकार के प्रति तो आपका जो पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा और जमानत की राशि जो है वो भी जब्त कर लिया जाएगा। इस अधिनियम में कहा गया था, इस अधिनियम में कहा गया था। और सरकार को यह भी कहा गया कि सरकार को पुनः पंजीकरण करने के लिए कम से कम आपको 1000 रुपए, यदि पुनः पंजीकरण चाहते हैं, आप पुनः पंजीकरण चाहते हैं तो आपको कितना राशि, जमानत राशि 1000 रुपए कम से कम, और अधिक से अधिक 10,000 रुपए जमानत रखने पड़ेंगे। 10,000 रुपए न्यूनतम राशि हो गई और अधिकतम राशि हो गई। 1000 कम से कम और 10,000 अधिकतम आपको जमानत राशि रखनी पड़ेगी सरकार के पास। यह सरकार का अधिकार बनता है। और समाचार पत्रों पे यदि पुनः आपत्तिजनक सरकार के प्रति कोई विरोधी रवैया छापी गई, कोई सामग्री छापी गई, तो नया जो पंजीकरण कराए होंगे वो भी रद्द कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा और जमानत राशि जो है वो भी जब्त कर लिया जाएगा। और इस अधिनियम के शिकार जो थे, इसमें भी एक लूप होल कहा। इस अधिनियम के शिकार जो होंगे, यदि उनकी पंजीकरण क्या होगा, रद्द कर दी गई, तो क्या करेंगे, 2 मंथ के अंदर स्पेशल ट्रिब्यूनल में आप अपील कर सकते हैं। 2 महीने के अंदर आप स्पेशल ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। और वहां भी स्पेशल ट्रिब्यूनल देखेगा कि जो आपने छापा सरकार विरोधी रवैया या कोई आपत्तिजनक सामग्री, तो वो सरकार विरोधी तो नहीं है, यदि होगी तो वो भी कर सकती है कि आप रद्द कर सकती है। यदि लगा ट्रिब्यूनल को कि नहीं ये जो था छपा था सरकार विरोधी नहीं थी, तो उससे क्या होगा, वो पुनः पंजीकरण कर देगा। ये कहानी था इसमें 1910 के अधिनियम में। तो ये भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है। इसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त करने के लिए अधिनियमित किया था? नहीं, ये बात नहीं थी। और इसने स्थानीय और अंग्रेजी दोनों प्रकाशों पर सख्त सेंसरशिप लगाई थी? ये भी नहीं था। इसमें मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व वाली एक समिति की सिफारिशों पे आधारित थी। मोतीलाल नेहरू मोतीलाल के पे आधारित कैसे हो जाएगी ये बताइए इसमें, ठीक है, मोतीलाल पे कैसे आधारित हो जाएगी ये बताइए इसमें, ठीक है। और इसे लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में दौरान अधिनियमित किया गया था। तो आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल कब से कब तक, 1905 से 10 तक कार्यकाल था। तो इसी समय ये अधिनियम आया था। तो ये सही हो जाएगा। बाकी हमने जो बताया इस अधिनियम के बारे में वो सही हो जाएगा। तो ये लॉर्ड कर्जन के, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 82 में निरस्त हो गया और इसी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ही अलग अलग सेंसरशिप लगाई गई स्थानीय अंग्रेजी भाषा में। और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व वाली समिति की सिफारिश नहीं, ये नहीं थी, ठीक है। उसके लिए अलग से प्रेस इंक्वायरी जो कमेटी आई थी जिसमें तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी, वो अलग थी। और ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में आया था, किया गया था। ये सही हो जाए। तो ऐसे अब स्टेटमेंट के प्रश्न पूछेंगे आपसे। ये देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विनियमन यह कल्पना करता है कि बिना लाइसेंस के प्रेस, जो प्रेस करना जो है, प्रेस करना मतलब प्रेस प्रकाशित करना दंडनीय अपराध है। इसमें which of the following innovation that the press without license was a penal offense? तो 1835 का प्रेस अधिनियम यानी मेडकॉफ अधिनियम बोलते हैं। उसके बाद लॉर्ड वेल्जली का 1799 में प्रेस अधिनियम वो भी आया था, लॉर्ड वेल्जली में आया था, पहला अधिनियम यही था। और लाइसेंसिंग अधिनियम 1823 या लाइसेंसिंग अधिनियम 1857। क्या आंसर होगा इसका, कमेंट करके बताइए। सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर, क्या आंसर निकल के आएगा इसका आंसर। तो पहले हम एक एक करके चर्चाएं कर लेते हैं। 1799 का अधिनियम, 35 का अधिनियम, 23 का अधिनियम। तो अब हम चर्चा पे आते हैं एक एक अधिनियम के। पहला प्रेस सेंसर अधिनियम जो आया था वो 1799 ईस्वी में आया था, ठीक है। समाचार पत्र
पत्र छेपन यानी सेंसरशिप कहते हैं इसको। ये पहला अधिनियम था प्रेस के प्रति जो कंपनी द्वारा लाई गई थी, 1799 ईस्वी में लाई गई थी, और उसमें कार्यकाल था, गवर्नर थे लॉर्ड वेल्जली का कार्यकाल था। वेल्जली लिखाता है, वेल्जली का कार्यकाल था। ठीक है, इसमें क्या था नियम में, इसमें क्या क्या नियम लाया गया? तो सभी समाचार पत्रों को, जो भी समाचार पत्र होंगे, जो भी समाचार पत्र प्रकाशित होंगे, उसमें मालिक, मुद्रक का नाम, प्रकाशक का नाम, और क्या क्या, मालिक का नाम, संपादक का नाम, मालिक, संपादक और मुद्रक, संपादक और मुद्रक का नाम स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट तौर पे उल्लेखित होना चाहिए कि 1799 के अधिनियम में कहा गया। और साथ ही समाचार पत्रों के प्रकाशन से पूर्व, समाचार पत्रों की प्रकाशन से पूर्व सरकार के सचिव के पास इसकी एक प्रति पहुंच जानी चाहिए। एक प्रति जो है भेजना अनिवार्य है प्री सेंसरशिप के लिए। सरकार के सचिव की प्रति प्री सेंसरशिप यानी पूर्व सेंसरशिप, प्री सेंसरशिप के लिए उनके पास पहुंच जानी चाहिए, वो आदेश देंगे तो अनिवार्य बना दिया गया। और इसमें जो अधिनियम था, जो 1818 में इसको रद्द कर दिया। 1818 ईस्वी में जो प्री सेंसरशिप का जो नियम था, पूर्व सेंसरशिप का जो नियम था, यानी लाइसेंसिंग लेने के लिए, वो 1818 में यह अधिनियम रद्द कर दिया गया। इसमें यही बात थी 1799 के अधिनियम में। अब बताइए, मालिक का नाम, संपादक, मुद्रक का नाम छपना शुरू हो जाएगा, और गतिविधि यदि कोई काम करते हैं सरकार के प्रति, कंपनी के प्रति, तो उनकी सेंसरशिप जो है दी गई थी वो तो रद्द कर दी जाएगी। तो और उसके अलावा कहा कि सरकार के सचिव के पास प्री सेंसरशिप लेना जरूरी होगा, तो ये भी भगवत बात है। तो ये पहला अधिनियम था, क्या प्रेस पे नियम लाने वाला पहला अधिनियम था, और प्रेस पे कंट्रोलिंग करने के लिए पहला अधिनियम था। उसके बाद दूसरा जो अधिनियम आया 1823 में अधिनियम आया। कब आया? 1823 में अधिनियम आया। 1823 का अनुज्ञप्ति नियम आया था। 1823 में अनुज्ञप्ति नियम, लाइसेंसिंग रेगुलेशन जो है 1823 में आया। उसके बाद 23 में आया। इसमें क्या क्या था? 23 में क्या था? तो 23 में जॉन एडम्स साहब आए थे, उनके कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे जॉन एडम्स साहब जो थे कार्यवाहक गवर्नर जनरल। ठीक है, उनके द्वारा यह अधिनियम लाया गया था, और भारतीय प्रेस पे पूर्णतः नियंत्रण करने के लिए अधिनियम लाया। इसमें क्या था कि मुद्रक और प्रकाशक को मुद्रालय स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। यानी मुद्रक जो है, जो छापने वाला है, और जो प्रकाशक है, उनको अपना यदि क्या करना है, यदि मुद्रालय यानी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करना है, तो इसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाएगा। लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया, बिना लाइसेंस लिए आप नहीं कर सकते। और लाइसेंस के बिना किसी भी साहित्य का मुद्रण नहीं कर सकते हैं या प्रकाशित नहीं करते। यदि करते हैं तो आर्थिक जुर्माना जो है दंड स्वरूप दिया जाएगा, आर्थिक जुर्माना दिया जाएगा, और करवास की दंड का प्रावधान था। बिना लाइसेंस के यदि कुछ छापते हैं तो आर्थिक जुर्माना भी दिया जाएगा आपको, और प्लस करवास के दंड का प्रावधान भी किया गया था इसमें। इसके अलावा इसमें कहा गया मजिस्ट्रेट के बिना अनुमति के, मुद्रालय को मजिस्ट्रेट जो है बिना अनुमति के यदि देखेगा कि यदि सरकार के प्रति आलोचना की गई है, आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? बिना अनुमति के आपके प्रिंटिंग प्रेस को जब्त भी कर देगा, जब्त भी कर सकता है। और गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वो किसी लाइसेंस को रद्द कर दे या नया प्रत्यापत्र स्वीकार करे। और गवर्नर जनरल को इसमें गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि किसी भी जो है मुद्रालय को यानी प्रिंटिंग प्रेस को
रद्द कर सकता है या नया प्रार्थना पत्र उससे मांग सकता है कि प्रार्थना पत्र दीजिए कि अब आगे से ऐसी कार्रवाई, ऐसी चीजें नहीं छपेगी। ये था 1823 के अंगत्ती नियम में, लाइसेंसिंग अधिनियम में। उसके बाद एक अधिनियम आता है 1835 का। 1835 का अधिनियम आता है, क्या प्रेस संबंधी अधिनियम आता है, जिसको मेडकॉफ अधिनियम भी कहते हैं। मेडकॉफ अधिनियम भी कहते हैं। क्यों मेडकॉफ कहते हैं? क्यों वे मेडकॉफ के शासन, चार्ल्स मेडकॉफ के शासन काल में आया था, इसलिए मेडकॉफ अधिनियम भी कहा जाता है। चार्ल्स मेडकॉफ के शासन काल में आया था, इसलिए चार्ल्स मेडकॉफ अधिनियम भी कहा जाता है। और इसने आते ही क्या किया, जो 1823 का जो लाइसेंसिंग अधिनियम था उसको रद्द किया था। पहले रद्द किया, कहा कि नहीं इसको रद्द करते। और प्रकाशक मुद्रक केवल प्रकाशन का स्थान ही सूचना देगा और आसानी से अपना कार्य कर सकता नहीं। प्रकाशक जो है, प्रकाशक और मुद्रक जो है, जो इसके पहले मेंशन था कि प्रकाशक और मुद्रक अपना नाम देंगे, संपादक का नाम देंगे, मुद्रक कहाँ से देंगे, मगर इसमें अब कहा कि प्रकाशक मुद्रक जो है सिर्फ वो कहाँ से छाप रहे हैं, किस जगह से छाप रहे हैं, उसका नाम मेंशन करना, यानी स्थान का नाम मेंशन करना ही अनिवार्य बना दिया गया। बाकी आप नहीं, उसमें छापने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मेडकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। और ये अधिनियम जो है 1856 तक अधिनियम चलता रहा। 1856 तक ये अधिनियम चलता रहा, अधिनियम ये चलता रहा, 56 तक अधिनियम ये चलता रहा। तो यही था इसमें 35 के अधिनियम में। ठीक है, 35 के अधिनियम के बाद जब 57 का विद्रोह हुआ तो 57 में एक स्पेशल संकटकालीन अधिनियम आया। तो 57 का संकटकालीन अधिनियम, लाइसेंसिंग अधिनियम आया, 57 में आया। और इसमें क्योंकि उसमें प्रेस की भूमिका बहुत जोर शोर से थी, इसलिए इस पे कंट्रोल करने के लिए कहा कि 1857 में एक अधिनियम आया, इसमें स्पष्ट कर दिया गया, सिंपल सी बात है कि 57 के विद्रोह के बाद कि जो मुद्रक हैं और प्रकाशक हैं बिना लाइसेंस के मुद्रालय यानी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित नहीं कर सकते हैं। और सरकार जो है यदि उनके खिलाफ कोई रवैया अपनाई जाती है, विरोधी भावना अपनाई जाती है, तो प्रिंटिंग प्रेस को क्या रद्द भी कर सकते हैं, लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। इसलिए ये संकटकालीन अधिनियम कहा गया और 1 वर्ष तक ही रहा अधिनियम। 1858 अधिनियम 1 वर्ष बाद समाप्त कर दिया गया। उसके बाद मेडकॉफ का अधिनियम लगातार चलता है जब तक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 78 में नहीं आया तब तक। ठीक है, उसके बाद एक आया अधिनियम 1867 का, सब नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है, इसलिए इंपॉर्टेंट बता देते हैं। उसका 1867 का अधिनियम आया। 1867 का अधिनियम क्या आया था? ये पंजीकरण रजिस्ट्रेशन का अधिनियम आया था, पंजीकरण अधिनियम आया था। 67 का अधिनियम आया था, पंजीकरण अधिनियम आया था 67 का। ठीक है, इसमें भी वही बात की गई कि भाई अनिवार्य कर दिया गया कि मुद्रित सामग्री जो है सरकार की विरोधी नहीं है, मुद्रक प्रकाशक मुद्रण स्थल का नाम छापना बहुत जरूरी है, नाम उल्लेखित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 1 माह के भीतर पुस्तक की एक निःशुल्क प्रति जो है सरकार को दे देना होगा कि क्या हो, 1 माह के भीतर सरकार को देना आवश्यक होगा कोई भी पुस्तक छापते हैं तो। और इसीलिए कि यही इसमें अधिनियम। उसके बाद 1867 के बाद जो अधिनियम आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो पढ़ा चुके हैं अभी हम आपको। उसके बाद 1908 का अधिनियम आया। 1908 के अधिनियम पे चर्चा कर लेते हैं। 1908 के अधिनियम पे चर्चा कर लेते हैं। 1908 का जो अधिनियम आया, इस अधिनियम में क्या था? ये लॉर्ड कर्जन, 1908 का अधिनियम 10 का अधिनियम कर्जन के समय में आया। तो 8 का अधिनियम जो था लॉर्ड कर्जन के समय आया था। लॉर्ड अधिनियम जो था, प्रेस अधिनियम कर्जन के समय ही आया। ये क्या था? बंगाल विभाजन की घोषणा हो चुकी थी और बंगाल विभाजन के बाद जैसे नीतियों का लाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे उग्रवादी दल जो थे बहुत तेजी से उभरे और उनकी हिंसक घटनाएं होने लगी। और समाचार पत्रों के माध्यम से इस पे क्या हुआ कि लगातार कड़ी आलोचना भी की गई सरकार की। पहले इसकी बैकग्राउंड जाने। ठीक है, तो इसी के परिणाम स्वरूप सरकार ने कहा कि एक अधिनियम लाना जरूरी है प्रेस पे कंट्रोल करने के लिए, इसी को दबाने के लिए। न्यूज पेपर एक्ट, जिसको बोलते हैं समाचार पत्र अधिनियम, न्यूज पेपर एक्ट, अंग्रेजी में न्यूज पेपर एक्ट जो है ये मिल के आएगा 1908 का अधिनियम, जो
क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई बंगाल विभाजन के बाद, उसको दबाने के लिए और पेपरों के माध्यम से गतिविधियों को और भावनाएं फैलाई गई, उसमें तेजी लाई गई, राष्ट्रवाद की भावनाएं फैलाई गई। इसी को रोकने के लिए न्यूज़पेपर एक्ट आया। इसमें कहा गया कि जो समाचार पत्र आपत्तिजनक सामग्री छापते हैं और लोगों को हिंसा या हत्या के लिए प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, उसे मिलती है, प्रेरणा देते हैं, तो क्या होगा कि प्रकाशित करने वाले जो मुद्रक और प्रकाशक होंगे उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, साथ में जो आपत्तिजनक सामग्री छापते हैं। और इससे हिंसक घटनाएं और हत्याएं जो जैसी थी तो प्रेरणा मिलती है। तो प्रकाशक का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और प्रिंटिंग प्रेस लाइसेंस रद्द और प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर लिया जाएगा। जितने अधिनियम आए उसके माध्यम से कहीं ना कहीं प्रेस पे कंट्रोल ही किया गया। और इसके लिए स्थानीय सरकार जो था, ये अधिनियम था, इसमें यही मेन बातें थी। चलिए अब प्रश्न पे आते हैं, हम लोग प्रश्न पे आ जाते हैं कि कौन सा विनियम यह कल्पना करता था कि बिना लाइसेंस के प्रेस करना दंडनीय अपराध है। तो अभी बताया है, केस के अध्ययन बताए हैं कि लाइसेंस लेना अनुज्ञप्ति नियम, लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट, कि भाई आपको प्रकाशक को, मुद्रक को प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के कोई सामग्री छापते हैं तो दंड के भागी होंगे, करवाज आर्थिक जुर्माना लगेगा और करवा से दंड मिलेगा। तो कौन सा नियम था? लाइसेंसिंग विनियम 1823, यानी लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 में ये बातें बताई गई है। तो इस पे चर्चा कर लिए, इस पे चर्चा कर लिए और इस पे चर्चा है, क्योंकि आप फैक्चुअल क्वेश्चन कम पूछते हैं कि कौन सा पत्रिका किसका। अब लाइसेंसिंग नियम पे जो है, प्रेस एक्ट पे है, सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए एक प्रश्न ये भी है, निम्नलिखित में किस अधिनियम विनियम से मजिस्ट्रेटों को प्रेस संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया गया? जिसने आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित की है, जिसे चरमपंथी राष्ट्रवादी गतिविधियों के खिलाफ हत्या हिंसा के कृत्यों को बढ़ावा मिलने की संभावनाएं हैं। अभी बताए हम, which of the following eight regulations empowered the magistrate to confiscate press property which published objectionable material likely to cause incitement to murder, act of violence against the extremist, यानी हिंसक घटनाएं उग्रवादियों द्वारा, उग्रवादी नहीं कहेंगे, क्रांतिकारी गतिविधियों द्वारा होती है, कोई चीजें छापता है, तो कौन सा अधिनियम था जिसमें कहा कि आपके प्रकाशक, पंजीकरण और मुद्रालय यानी प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर लिए जाएंगे। तो अभी जस्ट हम चर्चा की है समाचार पत्र अधिनियम 1908, यानी अपराधों के लिए, उकसाओं के लिए तो न्यूज़पेपर एक्ट जो था 1908 का अधिनियम था, उसमें ये बातें कही गई थी जो भी चर्चाएं की। 10 में बात की है, अभी 10 की चर्चा भी की है, तो आप जान ही सकते हैं। तो एक एक एक्ट पे आपको याद रखना है, क्योंकि एक एक एक्ट पे सवाल बन रहे हैं आज तक। चलिए एक प्रश्न और है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 में लॉर्ड बेली द्वारा पेश किया गया था। लाइसेंसिंग विनियम, लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट आया था 23 में आया था, रेगुलेशन एक्ट 23 में आया था, और जॉन एडम्स द्वारा पेश किया गया था, यही बात सही है। मेडकॉप द्वारा 1835 का प्रेस अधिनियम लाया गया था, प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो प्रेस एक्ट ऑफ 1835 बाय मेडकॉप, चार्ल्स मेडकॉप लाया गया था, यानी इसमें सभी सही है। ये भी प्रश्न पूछे हैं और इससे क्या पता चलता है कि आपको पता होना चाहिए प्रेस एक्ट के जितनी अधिनियम है, नियम है, लाइसेंसिंग नियम है, न्यूज़पेपर्स एक्ट है, समाचार पत्र अधिनियम है, ये सभी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप मार पाएंगे, यानी सभी मार पाएंगे आप। चलिए आज के क्लास में इतना ही। प्रेस के विकास और कुछ जितने अधिनियम आए थे जिसके माध्यम से समाचार पत्र पे कंट्रोल किया गया, वो सभी चीजें पढ़ा दिए हैं। बाकी कुछ समाचार पत्र पत्रिकाएं जो थी पहले पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते हैं, अब एक पे सवाल ज्यादा बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।